हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने PYQ का सीरीज। तो आज पहला सेट है। तो ये जो क्वेश्चंस है मैंने NTA नेट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, फिर आपके जो आंसर किए उससे मैच किया है और ये हर एक स्लाइड्स में आपके लिए अच्छे से अरेंज किया है। मेरे इस एफर्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative exemplars of concept? पहला है आपका मेमोरी लेवल, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, चौथा है आपका ऑटोनॉमस लेवल। तो यहाँ पर बोला गया है कि किस लेवल पे स्टूडेंट समझता है डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट। इसका सही आंसर होगा आपका नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल की बात करें तो ये सबसे पहले होता है बच्चों में, जो बच्चे खुद से सीखते हैं। मान लीजिए आपने कोई गर्म यूटेंसिल्स टच किया है जो आपकी ओवन के ऊपर थी, तो आपको ये याद हो गया कि गर्म ओवन जो है उसे कभी टच नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी यूटेंसिल्स अगर ओवन के ऊपर रखा हुआ है तो उसे टच नहीं करना चाहिए। तो ये जो खुद से हम लोग डेवलपमेंट चीज़ें सीखते हैं, इसे कहा जाता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। उसके बाद जब थोड़े हायर क्लासेस में पहुंचते हैं तब हम लोग को आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में हम लोग को रट्टा मारना, याद करना सिखाया जाता है, जो हम लोग को प्लेन तरीके से याद करना होता है। जैसे आपको याद होगा कि नर्सरी के पोएम्स हम लोग को याद करने के लिए बोला जाता था, अल्फाबेट्स याद करने के लिए बोला जाता है। तो ये है आपका मेमोरी लेवल। के बाद आते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। जब थोड़े हायर क्लासेस पे आते हैं तब आता है हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब समझने लगते हैं। और उसके बाद सबसे हायर इस लेवल के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टिव लेवल। जब हम रिसर्च करने लगते हैं तब हम लोग एग्जैक्टली आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे। तब हम लोग कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं और वो सही है कि नहीं है उस पर रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला आपका है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, दूसरा आपका मेमोरी लेवल, तीसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और चौथा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्यूरिंग टीचिंग a teacher's statement that encourages students to elaborate an answer, either their own or that of others, will be called। ऑप्शन 1 है आपका स्ट्रक्चरिंग, ऑप्शन 2 है आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ऑप्शन 3 है आपका एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन 4 है प्रॉबिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, प्रॉबिंग। प्रॉबिंग मतलब क्या होता है? जब कोई टीचर सजेशन देते हैं या फिर कोई आंसर को सजेस्ट करते हैं, उसको कहा जाता है प्रॉबिंग। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि क्लासरूम में जब हम लोग कोई आंसर देते थे तब क्वेश्चंस हम लोग से और पूछे जाते थे, या फिर जो आंसर है उसे और भी इलेबोरेट करने के लिए बोला जाता था, या फिर कोई हिंट दिया जाता था। इन्हें कहा जाता है प्रॉबिंग। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता लगता है कि मैं जो आंसर बोल रहा हूँ वो सही है, और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और उस आंसर को वो ज्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, जो कि है प्रॉबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल रादर देन एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मतलब सही आंसर कैसे चूज किया जाता है गलत आंसर को हटा के। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक इफेक्टिव टीचर का बिहेवियर कहाँ तक आता है और एटीट्यूड्स और बिलीफ में नहीं है। मतलब बिहेवियर क्या क्या होना चाहिए एक इफेक्टिव टीचर का। इसका अगर सारांश देखा जाए इस क्वेश्चन का तो यही क्वेश्चन है, इसको थोड़े लंबे तरीके से देखा गया है। बिहेवियर देखेंगे टीचर का क्या क्या होना चाहिए। पहला है आपका लुकस ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन बी है कम्युनिकेटिंग, ऑप्शन सी है मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी है टीचर एंथुसियाज्म, ऑप्शन ई है इवैल्यूएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। इसका सही आंसर होगा आपका एक, तो यहाँ पर क्या कहा गया, बिहेवियर। तो बिहेवियर में क्या आ जाएगा आपका
बिहेवियर में आ जाएगा कम्युनिकेटिंग और चेंज। तो ये दोनों तो श्योरली आएंगे। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। इसमें बी और डी दोनों है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। तब सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसमें क्या है? बी, सी और डी। तो ये सब है बिहेवियरल अदर देन एटीट्यूड्स एंड बिलीव, कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग और टीचर एंथुसियाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। From the following list of methods of teaching used in institutions of higher learning, identify those which are learner centered. ऑप्शन ए है आपका प्रोजेक्ट वर्क, ऑप्शन बी है आपका चॉक एंड टॉक, ऑप्शन सी है आपका लर्निंग विथ ऑडियो विजुअल, ऑप्शन डी है आपका कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन ई है आपका सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। आपका ऑप्शन ई तो पक्का होगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ई है, नहीं है, ये काट देते हैं। इसमें एन ई है, इसमें ए बी है, ये आपका गलत हो जाएगा। तब इन दोनों को देखते हैं। दो में क्या है? डी और ई। ऑप्शन 4 में क्या है? सी, डी और ई। इन ऑप्शंस को देखते हैं। सी में क्या है? लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल। तो ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर किसी भी तरीके से दिया जाए तो कभी भी लर्नर सेंटर नहीं होता, वो टीचर सेंटर्ड होता है। तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, सी डी ई कट गया, तो फिर एक ही आंसर बचा है हम लोग के पास, जो कि है डी एंड ई ओनली, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। दूसरा है सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में है आपका फॉर्मेटेटिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी में आपका समेटिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी में आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ऑप्शन डी में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। पहले समझ से इनका मतलब क्या होता है। फॉर्मेटेटिव इवैल्यूएशन आप नाम से, सबका नाम से ही याद रखेंगे। फॉर्मेटेटिव मतलब हम लोग का जो आइडिया फॉर्म हो रहा है, जो आइडिया हम लोग फॉर्म करें, इसमें क्या होता है, जो चैप्टर होता है, चैप्टर के बीच में हम लोग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि हम टीचर को पता चले कि स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है और कितना आइडिया उसका फॉर्म हो रहा है। तो फॉर्म से आप याद रख सकते हैं फॉर्मेटेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद है आपका बी समेटेटिव इवैल्यूएशन। सम से आप याद रख सकते हैं कि टोटल जो पूरा पढ़ाई हो गया, मान लीजिए हम लोग ने यूनिट 1 कर लिया, फिर यूनिट 1 का सब एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? समेटेटिव इवैल्यूएशन। मतलब हम लोग को पूरा इवैल्यूएट किया जाएगा कि यूनिट 1 हम लोग का कहाँ तक पता है। फिर है हम लोग का क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो क्राइटेरियन से याद रखिएगा क्राइटेरिया, इसे एक फिक्स क्राइटेरिया पे देखा जाता है। मान लीजिए हम लोग को देखा जाएगा क्राइटेरिया कि पेपर 1 हम लोग को कितना पता है, इसलिए हम लोग से एक 50 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे देखा जाता है एक बच्चे का कितना होल्ड है। उसके बाद आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है? हम लोग को इवैल्यूएट किया जाता है, हम लोग दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस में हम स्टूडेंट को जो है उनके साथ एक कंपटीशन रखते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबके साथ एक कंपटीशन होता है। जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम मान लीजिए, सभी स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन होता है और उसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट कितना अच्छा है। तो आप देखेंगे ऑप्शन हम लोग के क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपका परसेंटाइल रैंक और स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि आप देखेंगे एनटीए यूजीसी नेट का जो रिजल्ट निकलता है
वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए आपका परसेंटाइल रैंक दिया जाता है। परसेंटाइल रैंक का मतलब क्या होता है कि सभी बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है उसमें से इन बच्चों ने या फिर जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका रैंक कितना है, तो ये हो गया आपका परसेंटाइल रैंक। तो डी का 1 होगा। इसमें देखते हैं ऑप्शन डी का 1 क्या है। ये सिर्फ नंबर 1 पे, ऑप्शन 1 पे है आपका डी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो यहाँ पर आपने देखा सिर्फ एक ही आंसर हम लोग ने कलेक्ट किया है या फिर एक ही आंसर हम लोग ने मैच किया। तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर एक आंसर मैच करके ही आपका आंसर आ जा रहा है तो आपको सब आंसर जो है उनको मैच नहीं करना चाहिए, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। इन यूजिंग हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम which of the following sequence is considered appropriate। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ी आसान तरीके से समझते हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो है उसे आपको ध्यान नहीं रखना, उसे आप हटा दीजिए। सिर्फ जो नॉर्मल रिसर्च पैराडाइम है उसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए उससे ध्यान रखिए और फिर आंसर को हम लोग टिक करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका हाइपोथेसिस मेकिंग, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion। ऑप्शन 2 है आपका establishing a research problem, hypothesis making, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion। तीसरा आपका hypothesis making, establishing a research problem, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion। और ऑप्शन 4 है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस मेकिंग, फाइनलाइजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी आसान होगा, ये आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, क्योंकि सब में आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है हाइपोथेसिस मेकिंग या फिर उसके बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो जब तक आप हाइपोथेसिस नहीं बनाओगे, आपको रिसर्च का प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा, तब आपका हाइपोथेसिस का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो सबसे पहले आएगा आपका एस्टैब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब आप रिसर्च का कोई प्रॉब्लम देखोगे उसके बाद ही ना आप अपना खुद से हाइपोथेसिस बनाओगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जो कि है एस्टैब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो मैंने जैसे ये पूरा क्वेश्चन रीड किया, आपको पूरा क्वेश्चन रीड करने का जरूरत भी नहीं होगा। आप पहला जो पॉइंट है उसे देख सकते हो, लास्ट का पॉइंट है उसको देख सकते हो और जल्दी से अपना आंसर दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following research procedures will figure under post positivistic approach। ऑप्शन 1 है आपका नॉर्मेटिव सर्वे, ऑप्शन 2 है एक्सपेरिमेंटल सर्वे, ऑप्शन 3 है एथनोग्राफिक सर्वे और ऑप्शन 4 है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो सर्वे। अभी समझते पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होता है। तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से पहले था आपका पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। इसमें क्या होता था, इसमें माना जाता जो चीज हम लोग देख सकते हैं, जो चीज हम लोग समझ सकते हैं वही प्रूव कर सकते हैं, वही आपका सच है। जैसे कि पानी अगर चला है और पानी नीचे गिरता है तो हम लोग जान सकते हैं कि ग्रेविटी होता है। हम लोग का अगर कोई लोहे का चीज उठाए और एक बर्फ का पत्थर उठाए तो फिर हम लोग को पता चलेगा कि लोहा ज्यादा भारी है। तो इससे क्या पता चलेगा हम लोग को कि लोहे के जो वेट होता है, लोहा का जो वेट होता है वो पानी से ज्यादा होता है। तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में क्या किया जाता था, आपका सिर्फ जो चीज हम लोग देख सकते हैं उसी चीज को माना जाता था। और यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में क्या हुआ, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में क्या किया गया, यहाँ पर बोला गया जो चीज हम लोग नहीं देख सकते वो चीज भी आप लोग का सही है। जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्स अगर देखा जाए तो हम लोग को पता है गैलेक्सीज है, इतने सारे गैलेक्सीज है, पर यूनिवर्स का बहुत सारा चीज है जो हम लोग को नहीं पता है। तो यूनिवर्स का जो चीज हम लोग को नहीं पता है, ऐसा तो नहीं है कि वो सब चीज है नहीं, पर वो सब चीज है पर हम लोग को पता नहीं है। जैसे अंडर वाटर अगर लाइफ देखा जाए तो अंडर वाटर बहुत सारा लाइफ है जो हम लोग नहीं जानते। तो ऐसा तो नहीं है कि अंडर वाटर वहां पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, सिर्फ हम लोग को पता नहीं है। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच यही देखता है कि हम लोग जो नहीं जानते
वो भी आपका एग्जिस्ट करता है। तो देखेंगे इसके लिए कौन सा सर्वे सबसे सुटेबल है। ऑप्शन 1 है आपका नॉर्मेटिव सर्वे, ऑप्शन 2 है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ऑप्शन 3 है आपका एथनोग्राफिक स्टडी, ऑप्शन 4 है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 एथनोग्राफिक स्टडी। एथनोग्राफिक स्टडी क्या होता है? एथनोग्राफिक स्टडी होता है किसी के कल्चर के बारे में पढ़ना। आप जब लोगों के बीच में रह के उनके कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में सीखते हो या फिर रिसर्च करते हो, उसे कहा जाता है एथनोग्राफिक स्टडी। जैसे कि मान लीजिए अगर हिंदू है कोई, तो हिंदू किसी की मौत पे सफेद कपड़ा पहनता है, वहीं पे कोई मुस्लिम अगर होंगे तो वो काला कपड़ा पहनते हैं। अगर हिंदू का देखा जाए तो मरने के बाद डेड बॉडी को जलाया जाता है, पर मुस्लिम्स का अगर देखा जाए तो मरने के बाद डेड बॉडी को दफन किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा पार्ट ऑफ द कल्चर है। तो ये सब कोई लॉजिक का हिस्सा नहीं है कि ये क्यों करते हैं, जलाते क्यों है, ये दफन क्यों करते हैं। ये सब कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनाता है। ये सब सिर्फ एक एथनोग्राफिक, ये हमारा एक सिर्फ कल्चर है। एथनोग्राफिक स्टडी है आपका पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, मतलब जो आपका नॉट सीन है, जैसे आपका कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब के बारे में पढ़ाई जो करते हैं उसे कहा जाता है एथनोग्राफिक स्टडी। फिर आता है क्वेश्चन, अ कॉलेज टीचर प्लान्स अ रिसर्च प्रोग्राम इन विच he or she intends to improve the socio-emotional aspect of his her classroom climate during teaching. Which one of the following research methods will be considered appropriate in this context? इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़िए कि कॉलेज के टीचर जो है वो एक रिसर्च प्रोग्राम करना चाहते हैं, और रिसर्च प्रोग्राम क्यों करना चाहते हैं? उनमें वो सर्च करना चाहते हैं कि सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट उनके क्लासरूम का कैसे इफेक्ट करता है उनके टीचिंग पे। इसके लिए उन्हें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या फिर कौन सा रिसर्च आपका करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरा ऑप्शन है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड, तीसरा ऑप्शन है आपका हिस्टोरिकल मेथड, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका एक्शन रिसर्च मेथड। तो यहाँ पर अगर 1 by 1 देखें तो फिर एक्सपेरिमेंट तो कभी नहीं होगा। कि एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाता है? आपके लैब्स में किया जाता है, जहाँ पर एक चीज को कंट्रोल किया जाता है और दूसरा चीज उनके कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो चीज होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड में। तो ये तो गलत होगा। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है? कोई एक चीज को लिखा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड। और हिस्टोरिकल मेथड क्या है? हिस्टोरिकल मेथड जब हम हिस्ट्री के बारे में, जो इवेंट पास्ट में हो चुका है उसके बारे में लिखते हैं। इसमें सही आंसर क्या होगा? इस सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, जो कि आपका एक्शन रिसर्च मेथड। क्योंकि हम इमीडिएट किसी चीज के बारे में जब सॉल्यूशन मांगते हैं तब हम लोग का आता है एक्शन रिसर्च मेथड। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आपको घुमा के भी दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर कौन सा आपका रिसर्च मेथड यूज किया जाएगा? तब यूज किया जाएगा एक्शन रिसर्च। या फिर आपको दिया जाएगा कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर मान लीजिए कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है और उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? सबके लिए किया जाएगा एक्शन रिसर्च मेथड। अगर कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है, तो इसका क्या होगा? एक्शन रिसर्च मेथड। फिर हम लोग क्वेश्चन 9 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिसर्च आर लीस्ट वल्नरेबल टू रिसर्च एथिक्स? ऑप्शन ए है आपका आइडेंटिफाइंग द रिसर्च वेरिएबल, ऑप्शन बी है आपका डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल्स, ऑप्शन सी है आपका डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर, ऑप्शन सी डी है आपका डाटा एनालिसिस प्रोसीड्यूर, या फिर ऑप्शन ई होगा आपका रिपोर्टिंग रिसर्च आउटकम्स। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? एक एक को देखते हैं। आइडेंटिफाइंग लीस्ट वल्नरेबल, तो इसमें सबसे लीस्ट होगा आपका ऑप्शन बी, और रिपोर्टिंग रिसर्च आउटकम्स नहीं होगा। पहले देखते हैं ऑप्शन बी किसमें है। तो इसमें ए एंड बी, फिर आपका बी एंड सी,
सी एंड डी में नहीं और डी एंड ए में भी नहीं, तो ई का ऑप्शन तो यहाँ पर हट गया। उसके बाद देखते हैं हमारे पास दो ऑप्शन क्या बचे, ए एंड बी एंड सी। तो ए में देखते क्या है, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च वेरिएबल्स या फिर डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो ये आपका सही होगा, आपका ऑप्शन होगा 1 एंड बी ओनली। ये याद रखिए, ये रिसर्च एथिक्स के बारे में काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये याद रखिए, कभी भी जब थ्योरी आपका इन्वॉल्व होगा चाहे किसी भी फॉर्म में, मान लीजिए आपका रिसर्च का जो टॉपिक है उसे चूज करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर रिसर्च का जो हाइपोथेसिस है वो आप थ्योरी में लिख रहे हो, तो किसी भी फॉर्म में अगर आप थ्योरी लिखोगे तो वो रिसर्च एथिक्स से सबसे दूर होता है, मतलब दैट इज द लीस्ट वल्नरेबल टू द रिसर्च एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। तो अपना पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग किस तरीके के रिसर्च में अलाउ किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका ग्राउंडेड रिसर्च, उसके बाद है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, ऑप्शन डी आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन ई है आपका केस स्टडी रिसर्च। तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट में देखना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसी के हिसाब से लिखना पड़ता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च होता है, क्योंकि इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट अपने ऑब्जर्वेशन से रिपोर्ट लिखता है। मान लीजिए आपने कोई सूरज से देखा जो मतलब बहुत सुबह को उठता है, तो कोई अपना पार्टिसिपेंट लिख सकता है कि वो सूरज जो है बहुत खूबसूरत दिखता है, या फिर दूसरा कोई पार्टिसिपेंट लिखता है कि वो सूरज जल्दी उठने से मुझे नींद अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। के बाद देखेंगे ऑप्शन डी हिस्टोरिकल रिसर्च भी नहीं होगा। ये हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है, जो हिस्ट्री में हुआ है वही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ब्रिटिश जो है वो मुगल से पहले आए हैं, या फिर मुगल जो है वो सब ब्रिटिश के बाद आए हैं और वो फ्रेंच के साथ रहते थे। ये सब आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हिस्ट्री में हुआ है उसी के बारे में रिसर्च करना होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और डी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी और डी कहाँ पर है, 1 में है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बचा है, जो कि आपका ऑप्शन 4 है, ए, सी और ई। तो ए क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, आपका केस स्टडी रिसर्च। आप खुद से लिख सकते हो। फिर अब ये जो पैराग्राफ है उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। आई होप आप सबको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, सही है। तो अब पैराग्राफ को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोर जनरली टुडेज बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स आर यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग अप्रोचेस from websites, blogs, and smartphone apps to mainstream social networks such as Facebook, LinkedIn, YouTube, and Twitter to reach business customers and manage customer relationships anywhere, anytime. Digital and social marketing has rapidly become the new space for engaging business customers. Business to business e-procurement yields many benefits. First, it saves transaction cost and results in more efficient purchasing for both buyers and suppliers. E-procurement reduces the time between order and delivery, and the web-powered purchasing program eliminates the paperwork associated with traditional requisition and ordering procedures and helps an organization to keep better track of all purchases. Finally, beyond the cost and time saving, e-procurement frees purchasing people from a lot of drudgery and paperwork. In turn, it frees them to focus on more strategic issues such as
finding better supply sources, and working with suppliers to reduce costs and develop new products. The rapidly expanding use of e-procurement, however, also presents some problems. For example, at the same time that the internet makes it possible for suppliers and customers to share business data, even collaborate on product design, it can also erode decades-old customer-supplier relationship. Many buyers now use the power of the internet to pit suppliers against one another and search out better deals, products, and turnaround times on a purchase by purchase basis. E-procurement can also create potential security concerns. Although home shopping transactions can be protected through basic encryption, the secure environment that business need to carry out confidential interaction is sometimes still lacking. तो जब भी आपका कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ना होगा। जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ होगा वो क्वेश्चन पढ़ना होगा और उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ताकि जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में रहे। अब पैराग्राफ में जैसे भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आए तो आपको वो नोटिस हो जाए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, व्हाट इज द करंट स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर्स। तो यहाँ पर पहले देखेंगे बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो उनका स्ट्रेटेजी क्या है। मोर जनरली टूडेज बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स using a wide range of digital and social marketing approaches from website, blogs and smartphone apps to mainstream social networks. तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, what is the current strategy of business to business manager। ऑप्शन 1 है आपका सर्चिंग फॉर न्यू बिजनेस स्पेस, ऑप्शन 2 है एक्सप्लोरिंग न्यू कस्टमर रिलेशन, ऑप्शन 3 है लेस डिपेंडेंस ऑन सोशल मार्केटिंग, ऑप्शन 4 है मोर एंड मोर यूज ऑफ डिजिटल बिजनेस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मोर एंड मोर यूज ऑफ डिजिटल बिजनेस। अब यहाँ पर देखिए वाइड रेंज ऑफ यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग अप्रोच, यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ सोशल एंड डिजिटल मार्केटिंग अप्रोचेस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बेनिफिट्स ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट आर। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है हम लोग का ई प्रोक्यूरमेंट, पर आप देख सकते ई प्रोक्यूरमेंट क्या करता है, बिजनेस टू बिजनेस ई प्रोक्यूरमेंट यील्ड मेनी बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट्स है इट सेव ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट परचेसिंग फॉर बोथ बायर्स एंड सप्लायर्स। E-procurement reduces the time between order and delivery, and the web-powered purchasing program eliminates the paperwork associated with traditional purchases, traditional liquidation and ordering purchases। तो अब फिर से क्वेश्चन पे आएंगे, द बेनिफिट्स ऑफ ई-procurement आर। पहला ऑप्शन है कॉस्ट रिडक्शन, ऑप्शन बी है आपका क्विक डिलीवरी, ऑप्शन सी है आपका लॉन्गर टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोक्यूरमेंट, ऑप्शन डी है आपका एम्फेटिक परचेज। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा गलत कर दिया है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका ए एंड बी, ऑप्शन 2 है आपका बी एंड सी, ऑप्शन 3 है आपका ऑप्शन 4 है आपका। तो आपने देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं चैनल को मोनेटाइज करवाऊँ और ये क्वेश्चंस को काटने के लिए किसी को रख पाऊँ। देखिए मैंने किसी को नहीं रखा था तो कैसा गलत कट गया। सॉरी, ये मेरी गलती है, मेरी गलती के वजह से वो ये हुआ है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट आर,
क्या है, पहला है आपका कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा है आपका क्विक डिलीवरी, ऑप्शन सी आपका लॉन्गर टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोक्यूरमेंट, ऑप्शन डी है आपका एम्फेटिक परचेज। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए एंड बी। यहाँ पर देखते हैं ए एंड बी कैसे होगा। पहले ही आप देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज कर दे रहा है ट्रांजैक्शन। और ऑप्शन बी अगर देखा जाए क्विक डिलीवरी, यहाँ पर आप लाइन देख सकते हैं रिड्यूसेस द टाइम बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी। इसका मतलब क्या होता है? क्विक डिलीवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा, जो कि आपका ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजिक इशू एज अ रिजल्ट ऑफ लेस पेपर वर्क? तो यहाँ पर देखते हैं, पर लिखा हुआ है पेपर वर्क एलिमिनेट, देखिए लिखा हुआ। तो आप एक के बाद एक जो क्वेश्चन है उनको पढ़िए और आपको जो पैराग्राफ है उनमें आंसर मिल जाएंगे। ये क्या है? एलिमिनेट द पेपर वर्क, इससे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। And the way part purchasing program eliminates the paperwork associated with traditional requisition ordering procedure and helps an organization keep better track, क्या होता है? better track रखते हैं of all the purchases. Finally, beyond cost and time saving, the procurement frees purchasing people from a lot of drudgery and paperwork. In turn, it frees them to focus on more strategic issues such as finding better supply sources and working with suppliers to reduce cost and develop new products. तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रैटेजिक इशू एज अ रिजल्ट ऑफ लेस पेपर वर्क क्या क्या हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका ट्रांजैक्शन एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन है मोर इन्वेस्टमेंट फॉर द सप्लायर, तीसरा ऑप्शन है आपका डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आपका चौथा ऑप्शन है इम्पोर्टेंस टू ट्रेडिशनल कस्टमर रिलेशनशिप। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लायर जो है रिड्यूस करते हैं कॉस्ट एंड डेवलप कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन इशू ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट vis-a-vis powered of internet? vis-a-vis powered of, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द रैपिडली एक्सपेंडिंग यूज ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट however also present for some problems. For example, at the same time that the internet makes it possible for suppliers and customers to share business data and even collaborate on product design, can also erode decades old customer supplier relationship. तो customer supplier relationship जो है वो अच्छा नहीं होता है, तो बुरा हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट जो है उसे अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था, हम लोग एक ही शॉप पे जाते थे, उसी शॉप से सामान खरीदते थे। इससे कस्टमर सप्लाई का रिलेशन अच्छा रहता था, पर अभी ऐसा कुछ है नहीं। Many buyers now use the power of internet to pit suppliers against each other. आप देखेंगे कि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्राइसेस जो है वो कंपेयर करने के लिए देखा जाता है। तो कंपैरिजन से क्या होता है, एक सप्लायर को दूसरा सप्लायर से झगड़ा हो जाता है कि आप इसी प्रोडक्ट को मुझसे अच्छा कैसे बेच सकते हो। और तीसरा है एंड सर्च आउट फॉर बेटर डील्स। तो हम लोग सर्च करते हैं फॉर बेटर डील्स प्रोडक्ट्स टर्न अराउंड टाइम्स ऑन द परचेस बाय परचेस बेसिस। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इशू ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट? ऑप्शन 1 है आपका डिफरेंट परचेजेस फॉर बोथ बायर्स एंड सप्लायर्स, ऑप्शन 2 है आपका शेयरिंग बिजनेस डाटा विद कस्टमर्स, ऑप्शन 3 है आपका कॉम्पिटिटिव सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन 4 है आपका बेटर परचेज डील्स। तो अगर यूजीसी नेट में जो है आपका आंसर की दिया गया उसका अगर माना जाए तो उसमें दिया गया ऑप्शन 2 शेयरिंग बिजनेस डाटा विद कस्टमर्स, पर मुझे लगता है ये ऑप्शन 3 जो है ये आपका सही होगा।
कॉम्पिटिटिव सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप एंड सर्च आउट फॉर बेटर डील्स, मतलब जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया है। इसका जो आंसर है वो मुझे आप लोग देख सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोग को सही कौन सा लगता है। और आप लोग में से अगर किसी ने नेट का देखा होगा रिवाइज क्वेश्चन या फिर आपने देखा होगा कोई आंसर जो इससे अलग है तो फिर वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को कौन सा सही लगता है। यूजीसी नेट ने दिया 2 नंबर, मुझे लगता है 3 नंबर इसका सही होना चाहिए। आप लोग को कौन सा सही लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। द फोकस ऑफ द पैसेज इज ऑन, ऑप्शन 1 है पावर ऑफ सप्लायर्स, ऑप्शन 2 है बेसिक बिजनेस डाटा इंक्रिप्शन, ऑप्शन 3 है आपका द सप्लाई साइड ऑफ बिजनेस, या फिर ऑप्शन 4 है द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट। यह तो काफ़ी आसान है, अभी तक हम लोग ने यही पढ़ा है कि ई प्रोक्यूरमेंट के फीचर्स क्या क्या होता है। ऑप्शन 4 होंगे द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज इट इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 है आपका यूनिवर्सल मॉडल, ऑप्शन 2 है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल, ऑप्शन 3 है आपका सिंगुलर फ्लो मॉडल, ऑप्शन 4 है आपका फ्लूइडिस्टिक मॉडल। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें जो सेंडर होता है या फिर स्पीकर होता है और रिसीवर होता है, इनमें जो कम्युनिकेशन है एक्सचेंज होते रहता है। तो कभी सेंडर बन जाता है रिसीवर और रिसीवर बन जाते हैं सेंडर। जैसे कि मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कुछ बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो आपका दोस्त क्या होगा आपके बारे में सुनेगा, फिर वो अपना ओपिनियन देगा, फिर आप उनके ओपिनियन से अग्री होगी या फिर डिसएग्री हो गए। तो ये आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। यूनिवर्सल मॉडल क्या है, यूनिवर्सल मॉडल में देखा जाता है आपका सबसे पहले रहता है आपका सोर्स, या फिर आप कह सकते हैं जो सेंडर होता है। सोर्स क्या करता है, मैसेज को इनकोड करता है, फिर एक चैनल के थ्रू जो भी मैसेज है उसे आपका कोड करता है रिसीवर, और फिर आपका टैग दिया जाता है। तो ये जो पूरा चैनल है इसे कहा जाता है आपका यूनिवर्सल मॉडल। और सिंगुलर फ्लो ऑफ मॉडल क्या होता है, सिंगुलर फ्लो में आपका जो सेंडर है सिर्फ वही आपका जो मैसेज है उसको पास ऑन करता है। जैसे मान लीजिए कोई नेता हो गया, किसी रैली में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ही जो इंसान है वो बात करते हैं और आप लोग को या फिर हम लोग को सुनना पड़ता है। तो ये होता है आपका सिंगुलर फ्लो मॉडल। फिर आते हैं अ टीचर हु एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल इंश्योर। ऑप्शन 1 ए है आपका ऑपोजिट व्यूज, ऑप्शन बी है आपका सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन सी है आपका क्लास परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन ई बाइनरी डिस्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन ई तो आपका कभी नहीं होगा, बाइनरी डिस्ट्रैक्शन वो प्रमोट नहीं करेंगे और अपोजिट व्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि टीचर कभी भी नहीं चाहेगा कि क्लास में झगड़ा हो जाए। तो ए और ई आपका नहीं होगा। तो आंसर में देखते कहाँ पर ए और ई है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है और ये भी नहीं होगा।
तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर 3 जो कि है बी, सी और डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion पहले देखते हैं। In group discussion, some participants enter the fray with big chips on their shoulders. Reason R दिया हुआ, these are antagonistic people who are calm and listed. पहला लाइन दिया हुआ है कि ग्रुप डिस्कशन में बहुत बार आप ऐसे लोगों को देखोगे जो सिर्फ आते हैं आपसे झगड़ा करने के लिए, या फिर आप कोई पॉइंट बोलोगे तो वो नेगेटिव ही बोलेंगे। वो बोलेंगे आई डू नॉट डिसएग्री, और ऐसे करके वो जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसे डोमिनेट करने चाहते हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता है लॉजिक से, उनका सिर्फ यही मतलब होता है कि जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उससे उनको डोमिनेट करना है। का रीजन देखेंगे, दिस आर एंटीगोनिस्टिक पीपल और काम एंड लिस्टेड। तो काम एंड लिस्टेड तो बिल्कुल नहीं होते, यही सबसे ज्यादा आपका नॉइज क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा आपका, ए तो सही है पर बी जो है, ये तो सही है पर आर आपका गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन 3, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिस्ट 1 में दिया हुआ है हम लोग को कम्युनिकेशन बैरियर और लिस्ट 2 में दिया हुआ है हम लोग को डिस्क्रिप्शन। पहला है आपका फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर कौन सा हो सकता है? डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, स्टेरियोटाइप्स, प्रीडिस्पोज नोशन या फिर इनऑडिबल वॉइस। तो ए का क्या होगा? क्या होगा आपका इनऑडिबल वॉइस। यहाँ पर देखते ए का 4 कहाँ पर दिया हुआ है? पहले में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन 1 हो गया, आपको दूसरा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ए का 4 दो ऑप्शन में देते तब आपको नेक्स्ट कुछ चेक करने का जरूरत रहता है। इसमें पहले ही आपका दिया हुआ है ए का 4, तो बाकी आपको मैच करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। When communication for educational purpose takes place, the sequence of element is। ऑप्शन ए है आपका सोर्स, ऑप्शन बी है आपका एनकोडर, ऑप्शन सी है आपका मैसेज, ऑप्शन डी आपका डिकोडर, ऑप्शन सी ये है आपका फीडबैक। तो मैंने जो अभी बताया था कि यूनिवर्सल मैसेज, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन का मॉडल दिया हुआ है और बोला गया करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो इसका यही होगा जो दिया हुआ है। सोर्स, फिर आएगा इनकोडर, इनकोडर देगा मैसेज, मैसेज जो है उसे डिकोड किया जाएगा बाय द रिसीवर और फिर देगा वो फीडबैक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए बी सी डी एंड ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग को एक मैथमेटिकल चीज दिया गया। मैथमेटिक्स में मैं बहुत ही बुरा हूँ, तो मैं ये काफी लंबा एक प्रोसेस से कर सकता हूँ। तो आप लोग को अगर जल्दी करना है तो आप लोग अपने से कर सकते हैं और इस वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं इस पार्ट को। अब क्वेश्चन देखेंगे। अ मैन वर्क्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ लोकेशन ए टुवर्ड्स ईस्ट। ये मान लेते हैं आपका ए है और ईस्ट किस तरफ होगा? तो उसका स्पीड क्या? तो उसका स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर, और वो कितना देर चला? 1 आवर चला। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एंड देन टर्निंग लेफ्ट ही वर्क्स एट अ स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स। तो लेफ्ट कहाँ होगा यहाँ से? ये। तो इसमें क्या लिखा है? 1.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चला है, पर के स्पीड से वो चला and he works for 6 hours। वो लोकेशन बी, लोकेशन बी तक चला है। तो उसके बाद दिया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच क्या हो जाएगा? उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
अब ये देखिए क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि हम लोग को इसका डिस्टेंस निकालना है, जो कि निकालेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूज रूल से। तो फिर पहले इन दोनों का डिस्टेंस हम लोग को देखना है। ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका 3 किलोमीटर चला है 1 घंटे के लिए, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने डिस्टेंस कवर किया आपका 3 किलोमीटर। ये आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड उसका कितना है, आपका 3 किलोमीटर पर आवर, कितने देर तक चला है, 1 आवर के लिए चला है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा 3 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं 1.5 इंटू 6 होगा, यहाँ पर करते हैं आपका 1.5 आ गया, 6 5 से 30, 1 से 6 9, तो ये चला है 9। अब अगर हाइपोटेन्यूज रूल देखा जाए, तो हाइपोटेन्यूज रूल क्या कहता है, हम लोग का जो एक्स स्क्वायर होगा वो होगा आपका 9 स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक तरफ वो 3 किलोमीटर चला था और दूसरे तरफ चला था 1.5 इंटू 6 यानी कि 9 किलोमीटर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 81, 3 से 9, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 90 और एक्स हो जाएगा आपका रूट ओवर। अब रूट ओवर 90 कितना होगा, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पर, पहला ऑप्शन है आपका 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर अगर एक्स होगा तो फिर ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 100। तो ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको, आई होप ये समझ में आ गया हो, 10 किलोमीटर हम लोग को बोला गया है, तो रूट ओवर 90 कितना होना चाहिए, यहाँ पर एक्स होना चाहिए रूट ओवर 100। तो रूट ओवर 100 तो है नहीं, ये रूट ओवर 90 है, तो फिर आपका 10 किलोमीटर भी आंसर नहीं होगा, आपका 12 किलोमीटर भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, 8.54 किलोमीटर या 9.48 किलोमीटर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 8 8 से 64, तो 64 से तो ये ज्यादा है। 9 का स्क्वायर देखते हैं, 9 का स्क्वायर कितना है, तो 81, तो ये ज्यादा क्लोज किसके है, तो फिर 9 के स्क्वायर से, जो कि 81। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 9.48 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग का जो आंसर है वो 9 पॉइंट कुछ आएगा, कि 10 का अगर करेंगे तो 100 आ जाता है। आपका सही आंसर होगा 9.48 किलोमीटर। आपको ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आइडिया रखिए कि एक ही नंबर निकालने से आप आंसर से मैच करके जो आंसर होगा वो उसको दे सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इज चेंज बाय इंक्रीजिंग इट साइड बाय 1%। तो फिर आपका 10% का 1% क्या होगा, 0.1। तो इसका वॉल्यूम कितना हो, इस साइड्स कितना हो जाएगा 10.1। अब बोला गया द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका साइड का क्यूब। तो इसको देखेंगे, अगर पहले वाले का देखा जाए V1 इक्वल्स टू 10 का क्यूब, या फिर हम लोग लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू
1000 मीटर क्यूब। अब जो इंक्रीज किया गया उसका देखते हैं। V2 इक्वल्स टू 10.1 इसका क्यूब, तो 10.1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का आएगा 103013। क्या आ गया V2। तब क्या कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे V2 माइनस V1, हम लोग करेंगे 103013 माइनस 1। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 30। अब पूछा ये कितना परसेंटेज आपका चेंज हो रहा है, कितना परसेंटेज देयर इज अ चेंज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 30.3 बाय जो ओरिजिनल था ना मिला था हम लोग को 1000। आप देख सकते हैं हम लोग को ओरिजिनल में मिला था 1000, करेंगे इंटू 100, क्या होगा 0 कट जाएगा, एक 0 पर आ जाएगा, इसका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, जो कि दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 3%। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग क्या दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2, 10, 30, 68, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को x। तो हम लोग को फाइंड करना व्हाट इज द टर्म x। यहाँ पर फिर से करते हैं। पहला नंबर, फिर नंबर 10, फिर नंबर 3, फिर नंबर है 68, फिर नंबर जो है हम फाइंड करने के लिए दिया गया है। तब इनमें डिफरेंस देखेंगे, जो सबसे कॉमन मेथड होता है डिफरेंस देखेंगे। 2 से 10, 8 से 30, 20 से 68, 38। इनमें आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए और एक स्टेप ज़्यादा करते हैं। 8 से अगर 20 का देखा जाए, 8 से 20 डिफरेंस आता है 12, और 20 से 38 का देखा जाए तो 18। यहाँ पर जाकर मुझे रिलेशन कुछ दिखाई दे रहा है। आप देखिए 6 का मल्टीपल हो रहा है 12, 6 2 से 12, 6 3 से 18, 6 4 से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24। अब करेंगे हम लोग 38 प्लस 24, 8 प्लस, और अगर करेंगे हम लोग तो 8 4 12, 1 चला गया, 3 5 और 1 6। तो 68 प्लस 62 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 10 0 1, x हमारे कितना आ जाएगा, आ जाएगा हम लोग का 130। इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि आपका 130। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। A household incurs a certain expenditure on consumption of a commodity in a given month. If the price of the commodity is decreased by 20% and its consumption increased by 20%, what will be the net percent increase or decrease in the expenditure of the household? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखते क्या दिया हुआ है। हाउसहोल्ड इनकर्स अ सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ अ क्वांटिटी इन अ गिवन मंथ। ठीक है, ये पहला लाइन है, कंप्लीट कर लिया।
इफ द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी इज डिक्रीज बाय 20%। यहाँ पर मान लेते हैं कोई सामान है, मान लीजिए 100 किलो वो लोग चावल खरीदते थे 100 रुपए में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी इज डिक्रीज बाय 20%, क्वांटिटी का जो प्राइस है उससे डिक्रीज कर दिया गया 20% से। मतलब 100 kg का जो चावल है, क्या आपका पहला केस, 100 kg का जो चावल है उसका प्राइस जो है 20% डिक्रीज कर दिया गया। तो 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। 100 माइनस 20 हो गया 80। तो अभी उनको चावल के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, 100 kg जब 80 है, 1 kg के लिए उनको कितना पे करना होगा, 1 kg ऑफ राइस के लिए तो पे करना होगा 80/100। ये 0 0 कट गया, ये 0 ऊपर आ गया, तो मतलब उनको 0.8 रुपीज पे करना पड़ता है पर 1 kg of rice now is by 20% and its consumption is increased by 20%। सेकेंड पे आए तो इनका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर दिया इन्होंने। पहले वो खाते थे 100 kg राइस, अब 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब अभी वो कितना कंज्यूम करते हैं, तो वो कंज्यूम करते हैं 120 kg ऑफ राइस। What will be the net percent increase or decrease in the expenditure? तो नेट परसेंट इंक्रीज और एक्सपेंडिचर देखना है, अगर हम लोग क्या करना होगा, 120 kg ऑफ राइस कितना वैल्यू होगा, 120 इंटू 0.82, तो ये क्या हो जाएगा आपका 122.8 0 से 0, 8 2 से 16, 8 1 से 8 है 1, और यहाँ 0.3। तो 120 kg ऑफ राइस के लिए उनको कितना पे करना पड़ रहा है, तो फिर उनको पे करना पड़ रहा है 96 रुपीज़। तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, डिफरेंस कितना आ गया, पहले 100 रुपीज़ पे करना पड़ता था, अभी पे करना पड़ता है 96 रुपीज़। तो डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर हो गया आपका 4 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि है आपका 4%। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following letter series. What is the next? What is the next of ACF, EGJ, IKNOQT? तो पहले ये जो सीरीज है उसको लिखते हैं ए एफ, ए ई, फिर आपका आई ए एन, फिर आपका ओ क्यू टी। इसके बाद आपका कौन सा सीरीज आएगा, तो सबसे पहले देखते हैं आपका क्या रिलेशन है इनके बीच में। ए और ई के बीच में क्या आता है, ए और ए के बीच में आता है बी सी डी, फिर आता है आपका ई। ई और आई के बीच में रिलेशन क्या है, ई के बाद आते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई और ओ के बीच में रिलेशन अगर देखा जाए उसके बाद एफ जी एच आई ए एल एम, ए बी सी डी ई एफ एच। एक सेकेंड, इसको फिर से एक बार देखना होगा। तो सबसे पहले जो है जो अल्फाबेट्स है लिख लेते हैं।
इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या रिलेशन है। बाद बी सी फिर है ई, क्या होगा के बाद ये। तो यहाँ पर कोई जो रिलेशन है वो तो क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। आप बहुत सारे वीडियोस में देखोगे जो A1 दे देते हैं, ई अल्फ़ाबेट 2 दे देते हैं, तो उससे काफ़ी आसानी से आपका सॉल्व हो जाता है। पर मैं इसको याद नहीं रख पाता हूँ, इसलिए मैं इस मेथड से करता हूँ। आप अगर चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, इससे शायद आपका जल्दी से हो जाए, पर मैं इसी मेथड से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब देखेंगे सेकेंड में, और फिर है आपका जी। ओके, अभी रिलेशन इसका समझ में आ रहा है। इसका पहले दो जो है उसमें 3 और 3 का रहता है। ये देखिए 3 अल्फ़ाबेट्स का रहता है, और सेकेंड में थर्ड में जो है लगता है मुझे 5, और 5 का आपका डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेकेंड अल्फ़ाबेट्स भी है उसमें 3 और 3 का डिफरेंस है, तो सेकेंड अल्फ़ाबेट्स जो है में आपका शायद 5 और 5 का डिफरेंस रहेगा। तो करके देखते हैं। ओके, 5 अल्फ़ाबेट्स बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ओके बाद आता है पी क्यू आर एस, यहाँ पर आना चाहिए यू। तो यू आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका सेकेंड अल्फ़ाबेट देखते हैं। सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है? क्यू। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन क्यू के बाद आर क्यू पी, सेकेंड अल्फ़ाबेट होना चाहिए डब्लू। तो यहाँ पर डब्ल्यू कौन सा है? आपका ऑप्शन 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स में कितना ज़्यादा बुरा हूँ। आप अगर चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, या फिर जल्दी करना चाहे तो जल्दी कर सकते हैं, पर मैं इसी मेथड से करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, रिलेशन ऐसे आपको फाइंड आउट करना होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है। Given below are two propositions. Option A, sorry, given below are two proposition. पहला क्या लिखा हुआ है? All philosophers are fallible. सेकेंड है Socrates is not fallible. बोला गया है in the classical square of opposition, which one of the following? The classical square of opposition, which one of the following is the correct answer? ऑप्शन 1 है आपके कॉन्ट्रेरी, ऑप्शन 2 है आपका कॉन्ट्रडिक्टरी, ऑप्शन 3 है आपका सब ऑल्टरेशन, ऑप्शन 4 है आपका सब कॉन्ट्रेरी। इसमें दो बात है जो आपको याद रखना है। पहला तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि एक लाइन है, आप आसानी से याद रख सकते हो कि एंड ऑफ ऑल
inclusive of तो ई से आपको क्या रखना है, ई टाइप का प्रोपोजिशन। ई टाइप प्रोपोजिशन क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। वो टाइप का प्रोपोजिशन ओ से क्या होता है आपका पर्टिकुलर नेगेटिव। इससे क्या होता है, ए टाइप होता है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, और आई टाइप का इंक्लूशन क्या रहता है, वो रहता है आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव। आपको ये याद रखना है, ये लाइन याद रखने से आप ये सब एफर्मेशन याद रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या होता है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में दिया हुआ है ऑल फिलोसोफर्स आर फैलिएबल। तो ऑल फिलोसोफर्स आर फैलिएबल कौन सा होगा, तो ऑल फिलोसोफर्स आर फैलिएबल होगा आपका ए टाइप, ये हो गया आपका ए। फिर दिया हुआ है सॉक्रेट्स इज नॉट फैलिएबल। सॉक्रेट्स क्या है, एक ही इंसान के बारे में दिया गया है, ये नेगेटिव टाइप का वर्ड है ये। तो हम जब ट्रैवल करते हैं फ्रॉम ए टू ओ, तब क्या हो जाता है हम लोग का, वो हो जाता है हम लोग का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ये आप ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जो कि आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। उसके बाद देखेंगे गिवन बिलो इज अ प्रोपोजिशन, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, व्हाट काइंड ऑफ क्लासिकल कैटेगरिकल प्रोपोजिशन इज इट। इसे तो आप लोग को करना चाहिए, हम लोग ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। कौन सा होगा ये, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, बोथ 1 एंड 2, या फिर नाइदर 1 एंड 2। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या है इसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हो गया आपका एफर्मेटिव। 1 और 2 में से कोई भी हो सकता है। आप दिया गया महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, मतलब पूरा जो कंट्री है, नेशन में कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, सभी के फादर ऑफ द नेशन कौन है, तो वो है आपके महात्मा गांधी। तो ये हो गया आपका 1 यूनिवर्सल एफर्मेटिव। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, मतलब अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिक फिलोसफी। ऑप्शन ए है आपका प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है आपका अनुमान, ऑप्शन सी है आपका शब्द, ऑप्शन डी है आपका उपमान, ऑप्शन ई है आपका अर्थवत्ति, ऑप्शन एफ है आपका अनुपलब्धि। तो इनमें से कौन सा प्रमाण जो है वैशेषिक फिलोसफी मानता है। तो आपको चाहे कोई भी फिलोसफी दे दे, आपको चाहे दे दे बुद्धिज्म फिलोसफी, या फिर न्याय फिलोसफी, या फिर आपको मान लीजिए दे दिया जैनिज्म, चाहे आपको मतलब कोई भी फिलोसफी दे दे, आपका प्रत्यक्ष हमेशा होगा उसमें। आपका किसी भी स्कूल ऑफ फिलोसफी में आपका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसे हमेशा माना जाता है। तो यहाँ पर वैशेषिक फिलोसफी जो है, वैशेषिक फिलोसफी किसे मानती है, वो मानती है आपके प्रत्यक्ष और अनुमान को। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, आपका पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एंड बी। आपको खाली अगर प्रत्यक्ष भी पता होता तब भी आप करेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, सी एन डी एन ए सी एन ई, तो आप यहाँ से भी सही कर सकते थे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। ऑप्शन ए अध्यासा, ऑप्शन बी है अपोहा, ऑप्शन सी है अभावा, ऑप्शन डी है अर्थवत्ति, ऑप्शन ई है प्रत्यक्ष, ऑप्शन एफ है आपका शब्द। बुद्धिज्म हो या फिर कोई भी स्कूल ऑफ फिलोसफी हो, उसमें क्या एक्सेप्ट किया जाता है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और बुद्धिज्म में दूसरा क्या एक्सेप्ट किया जाता है, आपका एक्सेप्ट किया जाता है अपोहा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अपोहा। इसका अगर पूरा क्वेश्चन देखा जाए, अगर पूरा क्वेश्चन लिखता तो आपको मतलब कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पर, मैंने इसलिए पूरा क्वेश्चन ये लिखा था। ऑप्शन ए में आपका ए एंड बी
ऑप्शन 2 में आपका सी एंड डी, ऑप्शन 3 में आपका बी एंड ई, ऑप्शन 4 में आपका ई एंड एंड। तो प्रत्यक्ष तो आपको पता ही होना चाहिए, तो ए एंड बी कट जाता है, सी एंड डी कट जाता है, तो दो आपके बचते हैं, एक था बी एन ई और दूसरा है ई एन एफ। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एंड ई। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 है आपका जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, ऑप्शन 2 है आपका ट्रू और फॉल्स, ऑप्शन 3 है आपका वैलिड और इनवैलिड, ऑप्शन 4 है आपका वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, नॉट वेरिएबल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 वैलिड या फिर इनवैलिड। अब देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल एम्बॉडीज द डाटा ऑन वेजिटेबल प्रोड्यूस ईयर वाइज इन टर्न फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितना पोटैटो प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग को ऐड करना होगा, 0 0 8 और 7 कितना है, 15 16 3 19 19 5 24 24 और 2 26। तो 26 को डिवाइड करेंगे आपका 1 2 5 6, 26 को अगर 6 से डिवाइड करें तो रफली आपका आ जाएगा 400 समथिंग। तो अब क्या पूछा गया, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज लेस देन द एवरेज। तो आपका कितना है एवरेज, 400 समथिंग। देखेंगे 400 से कम कौन सा है, ये 400 से कम, ये नहीं है 400 से कम, ये 400 से कम, 400 जो एवरेज है उससे कम कौन सा है, 2014 16 और 17। यहाँ पर देखेंगे 3 3 और 17। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी और डी। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ए बी और डी। आपने देखा ये पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया था, मुझे एक रफ आइडिया सिर्फ चाहिए था और सिर्फ वो मुझे प्राइमरी कैलकुलेशन से मिल जाता, तो ज़रूरत नहीं था मुझे पूरा कैलकुलेशन करने का। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो इज लीस्ट। प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो सबसे कम कब हुआ था, तो यहाँ पर आप टोमेटोज का लिस्ट देख सकते हैं। सबसे कम कब हुआ था, 40 से कम क्या है, कुछ नहीं है, तो सबसे कम हुआ था 2016 में। ये हो गया आपका ऑप्शन 4 जो कि है आपका 2016। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द फॉलोइंग टेबल एम्बॉडीज द डाटा ऑन वेजिटेबल प्रोड्यूस ईयर वाइज इन टर्न फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो देखेंगे व्हाट इज द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन द ईयर 2018। ऑप्शन 1 है 1270, ऑप्शन 2 है 1275, ऑप्शन 3 है आपका 1260, ऑप्शन 4 है 1280। क्या बोला, टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन द ईयर 2018 कितना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018, तो इसको आप कर सकते हैं 7 + 5 कितना होगा, 12, 12 + 70 1270। इसमें सही आंसर क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन 1 जो कि है आपका 1270। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फॉलोइंग टेबल एम्बॉडीज द डाटा ऑन वेजिटेबल प्रोड्यूस ईयर वाइज इन टन फॉर अ पर्टिकुलर, ये तो पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन 2018 to 2019। तो पहले देखेंगे हम लोग 2018 में कितना प्रोडक्शन हुआ था, तो 1270।
अब 2019 में क्या हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 8 + 6 हो गया आपको 14, मतलब ये हो गया आपका 14149। तो इसको हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा। तो इसको अगर कैलकुलेशन किया जाए तो क्या होगा, 1490 माइनस 12, इसका होगा 78220। तो 220 अगर देखा जाए परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज इंक्रीज कितना है 220, लास्ट ईयर कितना था 1270, तो 2, ये 0 और 0 कट गया, इसका क्या होगा 2205 इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब कितना आएगा आपका 17.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल इज मैक्सिमम। देखते हैं कब मैक्सिमम था आपका। इसके लिए आपको सबको ऐड नहीं करना होगा, एक सिर्फ डाटा जो है उसको अच्छे तरीके से देखना होगा। यहाँ पर देखिए आपका 500 दिया हुआ है, तो ये तो कभी 3 + 2 500 हो रहा, तो 1015 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर 3 + 1 400, ये भी नहीं होगा, +1 500, ये तो एक ही 500 का दे रहा है, 7 + 5, तो ये होगा आपका 2019, क्योंकि हम लोग ने इससे पहले ही देखा था कि आपका 2018 का जो प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा है 2019 का प्रोडक्शन। मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका 2019 का प्रोडक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। फिर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन 1 है आपका काउंट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, फिर ऑप्शन 2 है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रन ओनली मेमोरी, फिर आपका ऑप्शन 3 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, फिर आपका ऑप्शन 4 काउंट डिस्क रॉ ओनली मेमोरी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रॉम क्या होता है, रॉम आपका होता है जो प्री इंस्टॉल्ड रहता है, आपके जो सिस्टम है पहले से इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है रॉम। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सेटअप के बारे में दिया हुआ रहता है, कंप्यूटर को कैसे काम करना है। जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप को ऑन किया, तो लैपटॉप ऑन करने के बाद एक विंडोज़ का लोगो आएगा, फिर विंडोज़ का म्यूजिक आता है, फिर आपसे पासवर्ड पूछता है। ये सब जो सीक्वेंस है, ये कैसे लैपटॉप को काम करना है, ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड रहता है, यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी पे, जो कि है आपका रोम या फिर CD-ROM। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया कॉम्प्राइजेस ऑफ। ऑप्शन ए है आपका टेक्स्ट एंड ऑडियो, ऑप्शन 2 है आपका वीडियो एंड ऑडियो, ऑप्शन 3 है वीडियो ऑडियो, सॉरी ऑप्शन 3 आपका वीडियो ओनली, ऑप्शन 4 है टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो। इसका सही आंसर होगा मल्टीमीडिया कॉम्प्राइजेस ऑफ ऑप्शन 4 टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो। तो नाम से ही पता चल रहा है मल्टीमीडिया कि मीडिया का जितना भी फॉर्म है वो सबको मिक्स करके जब इंफॉर्मेशन या फिर कोई सोर्स ऑफ नॉलेज आपको प्रेजेंट किया जाता है, उसी को कहा जाता है आपका मल्टीमीडिया। फिर देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस ऑफ। ऑप्शन ए ऑनलाइन लर्निंग, ऑप्शन बी है लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है वेब बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप सबको पता होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 डी ओनली, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ऑनलाइन लर्निंग, वेब बेस्ड या फिर मोबाइल एप्लीकेशन। Given below are two statements, one is labeled as A, other R. Assertion में देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
ई कॉमर्स की जो कंपनीज है दे रिक्वायर पर्सनल डाटा टू सर्व द स्टेक होल्डर्स बेटर। रीजन दिया हुआ है इन दिस प्रोसेस प्राइवेसी में गेट कॉम्प्रोमाइज। ऑप्शन 1 है बोथ ए एंड आर आर कनेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 3 है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 4 है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो इसमें अगर पहला ऑप्शन देखा जाए ई कॉमर्स कंपनीज पर्सनल डाटा सेव कर देती है ताकि वो स्टेक होल्डर्स को बेटर सर्व कर पाए। ये तो सही है क्योंकि आप अमेजन में अगर लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट से तो आप देखेंगे आपका जो एड्रेस है वो लोग सेव कर देते हैं और आप अगर कार्ड यूज़ करके पेमेंट करते हो तो कार्ड के भी डिटेल्स जो है वो सेव कर लेते हैं। ये तो सही बात है कि वो पर्सनल डेटा अपने पास रखते हैं ताकि वो जो स्टेक होल्डर्स है जो उनके कस्टमर्स है तो बेटर तरीके से सर्व कर पाए। और इस प्रोसेस में आपका प्राइवेसी में गेट कॉम्प्रोमाइज। ऑब्वियस बात है प्राइवेसी जो है आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कंपनी के लोगों के पास या कंपनी के डाटाबेस के पास आपका जितना भी डाटा होता है आपके कार्ड का नंबर आपके घर का एड्रेस मोबाइल नंबर सब कुछ उनके पास होता है। इससे क्या होता है आपका प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पर ये आपका सही आंसर रीज़न नहीं है। आपका सही रीज़न क्या होगा स्टेक होल्डर्स को बेटर सर्व कैसे करता है ये हम लोग का टाइम बचाता है कि डाटा को फिर से हम लोग को इनपुट नहीं करना पड़ता है और हम लोग को जल्दी से काम हो जाता है। तो दिस इज करेक्ट दैट इट सर्व्स द स्टेक होल्डर बेटर और कॉम्प्रोमाइज होता है आपका प्राइवेसी। लेकिन ये सही रीज़न नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पाइथन देखेंगे क्या है। पाइथन इज द ऑप्शन ई है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन बी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी आपका सर्च इंजन। ऑप्शन डी है आपका स्नेक। तो ये तो सबसे ऑब्वियस है कि ऑप्शन डी आपका स्नेक जो दिया हुआ है वो नहीं होगा। पाइथन क्या है पाइथन है आपका ऑप्शन ए इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन 2 ए ओनली क्योंकि पाइथन क्या है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इससे क्या होता है आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो सब आपका जो सिस्टम है तक जा रहा है तो उसमें आप एप्स बना सकते हो या फिर किसी प्रोग्राम को फॉर्म कर सकते हो। पाइथन यही काम करता है कि हम लोग का जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज उसे सिस्टम के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर हम लोग के लैंग्वेज में बात की जाए हम लोग डेसिमल नंबर्स को समझते हैं। डेसिमल नंबर क्या हो गए 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको डेसिमल नंबर कहा जाता है। और सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो क्या सिस्टम समझता है आपका बाइनरी डिजिट। इसमें आपका कॉम्बिनेशन रहता है 0 और 1 का। 0 होगा या फिर 1 होगा। तो जो हम लोग के लैंग्वेज को सिस्टम के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज उन्हीं को कहा जाता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कहा जाए तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मशीन लैंग्वेज फिर डेवलप होके हुआ था असेंबली लैंग्वेज और तीसरा है आपका हाई लेवल पाइथन। तीसरा है आपका क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज। Identify the correct sequence of continents in decreasing order of the yearly carbon dioxide emission। तो यहाँ पर आपको एक जो चार्ट है कि कौन सी कंट्रीज कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है उसको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट कौन करती है तो वो है चाइना। चाइना के बाद कौन सा आता है तो यूएसए। यूएसए के बाद कौन सा आता है इंडिया। इंडिया के बाद आता है आपका रशिया।
तो ये जो चार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो ये एग्जाम में इतने बार आ चुका है, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देता है और पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा आपके एशिया से। एशिया से क्यों होगा? क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों जो है वो एशिया में है। तो ऑप्शन ये आपका पहला होना चाहिए, आपका नंबर 3 और 4 तो यहाँ पर कट गया। तो बी के बाद दिया हुआ है डी, बी के बाद डी, तब नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या हो गया? जहाँ पर है आपका यूएस है। उसके बाद दिया हुआ है यूरोप या फिर अफ्रीका। तो उससे उसके बाद आ जाएगा आपका यूरोप, क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट जो है यूरोप है। तो यूरोप का जितने भी कंट्रीज है ज़्यादातर आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गो थ्रू कर चुकी है। तो फिर आपका सही आंसर होगा PDCA। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट envisaged making available the benefits of new technologies, especially which one of the following? ऑप्शन 1 है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन 3 है आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन 4 है आपका सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इनमें से कौन सा पूरा कर दिया? वो पूरा कर दिए आपका ऑप्शन 1, जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है। पहला आपका डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ डेवलपमेंट, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, promote gender equality and empowered women, combat HIV/AIDS, malaria and other diseases, improve maternal health और reduce child mortality। तो ये जो 8 एम है ये किया गया था ड्यूरिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि कब हुआ था? तो हुआ था आपके 2015 में डिसाइड किया गया था। और ये सब 8 जो गोल है सेम किया गया था कि 2030 तक आपका अचीव कर लिया जाएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है ये 2030 था कि 2020 था। इससे बाद में देख के मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, पर इससे जो एम बनाया गया था वो था 2015 में। फिर अगले क्वेश्चन भी आता है, द ग्लोबल एमिशन of the following primary pollutants from natural sources are maximum in the case of ऑप्शन 1 है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन 2 है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 है आपका मीथेन, ऑप्शन 4 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल एमिशन बाय वेट अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट कौन सा है? तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर चार्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट है आपका CO2, फिर आता है आपका मीथेन, फिर आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका ग्लोबल एमिशन बाय वेट ऑफ द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 which contain water pollutant in their sources respectively। इसमें वाटर पॉल्यूटेंट्स हम देखेंगे क्या क्या है। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ऑप्शन बी है प्लांट न्यूट्रिएंट, सी है एसिड, पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल्स। में क्या है सोर्सेस में माइन ड्रेनेज, मॉडर्न वॉशिंग पाउडर्स एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ से क्या आता है? एग्रीकल्चर से आता है हम लोग का नाइट्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लांट न्यूट्रिएंट, क्योंकि प्लांट्स को भी चाहिए होता है नाइट्रोजन। ये ऑप्शन B2 हो जाएगा। तो B2 कर दिया ये आपके
3 सॉरी, ये आपका दिया हुआ है 3E2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Given below are two statements labeled as assertion, the other is labeled as reason. Assertion में देखते हैं क्या है, despite increasing vulnerability to the natural disasters, many communities resist adopting mitigation programs and measures. इसका रीजन क्या दिया हुआ है, mitigation is often perceived by communities as being incompatible with their cultural practices. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the following. इसमें क्या है आपका मिटिगेशन जो है, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, मिटिगेशन का मतलब होता है किसी एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे ट्रैवल करना। मान लीजिए कि किसी लोगों को बोला गया कि यहाँ पर आपका फ्लड आने वाला है, आप लोग इस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे चले जाओ, तो ये है आपका मिटिगेशन, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेव द लाइव्स। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, आप लोग एक बार क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़िए और फिर आंसर देने का ट्राई कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। तो मिटिगेशन जो है वो कम्युनिटीज तो करना चाहती है पर कर नहीं पाती, इस कारण से नहीं क्योंकि उनकी कल्चर और प्रैक्टिस में नहीं है, इस कारण से क्योंकि कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है कि आप अपना घर बार छोड़ के एक जगह से अगर दूसरे जगह चले जाओगे तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो मिटिगेशन कर नहीं पाती। इट इज़ बिकॉज ये कर दिया नॉट बिकॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी रहता है नेचुरल डिजास्टर से, बट नॉट बिकॉज ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस बट बिकॉज ऑफ कॉस्ट। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर इन इंडिया, ऑप्शन 1 है 1980, 2 है 1982, ऑप्शन 3 है 1985, ऑप्शन 4 है 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 1982। तो 1982 में क्या किया गया था, बाबाराव भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी बनाया गया था आपके 1982 में। और ये कहाँ पर है, तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में। तो कई बार आपको एग्जाम में आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भी दे सकता है, वो था हम लोग का फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। अगर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात की जाए वो क्या है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम एक दूसरे से सेम टाइम पे बात नहीं कर पाते। असिंक्रोनस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब मीडियम के थ्रू हम एक दूसरे से एक ही टाइम पे बात कर पाते हैं। तो ये सिंक्रोनस क्या होगा, ऑप्शन ए है आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बी है वर्चुअल क्लासरूम, सी है आपका वीडियो चैट, डी है आपका ब्लॉग्स, ई है आपका डिस्कशन बोर्ड और एफ है आपका ब्लॉग। तो एसिंक्रोनस मीडियम आपका डी और एफ तो होगा। तो यहाँ आंसर में देखते हैं डी और एफ कहाँ पर है, डी और एफ है ऑप्शन 3 में। क्या होगा आपका एसिंक्रोनस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ब्लॉग्स, डिस्कशन बोर्ड और व्लॉग। तो स्टेजेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, वैल्यू डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोग जो अपने कल्चर जो गुड हैबिट सीखते हैं, अपने वैल्यू सीखते हैं, उसी को कहा जाता है वैल्यू डेवलपमेंट।
तो स्टेज 1 क्या होता है आपका वैल्यू कलेक्शन, स्टेज 2 है आपका वैल्यू असेसमेंट, स्टेज 3 है आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन, स्टेज 4 है आपका वैल्यू कंसल्टेशन। तो वैल्यू कलेक्शन हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग पेरेंट्स या फिर अपने एल्डर्स से कुछ देखते हैं और उनसे सीखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, होगा आपका ऑप्शन 2, ए का 2 यहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है ए का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट रिलेटेड टू द उपनिषद ट्रेडिशन। पहला स्टेटमेंट है पर विद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है अपर विद्या मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये सही है, वो स्टेटमेंट है ट्रू। पर विद्या क्या होता है, पर विद्या वो होता है जो हम लोग इस दुनिया से बाहर की चीजें देखते हैं, बाहर की चीजों के बारे में नॉलेज रखते हैं, उसे कहा जाता है पर विद्या। और अपर विद्या क्या है, क्योंकि हम दुनिया के चीजों के बारे में, जो दुनिया में देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझ सकते हैं, उनके बारे में जब नॉलेज रखते हैं उसे कहा जाता है अपर विद्या। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ द ह्यूमन of the Indian Constitution coordination and determination standard of higher education or research or scientific and technical education। ऑप्शन 1 है आपका एंट्री 63, ऑप्शन 2 है आपका एंट्री 64, ऑप्शन 3 है आपका एंट्री 65, ऑप्शन 4 है आपका एंट्री 66। इसमें अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, जो कि है आपका एंट्री 66। अब चलिए लास्ट में देखते हैं आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत बता दिया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात की जाए तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपका बनाया गया था फ्रॉम द यूएन सितंबर और ये एम रखा गया था कि 2015 तक लोग जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेंगे। ये आप डेवलपमेंट गोल्स हार्ड गोल्स है, तो हम लोग को अचीव करना है बाय द एंड ऑफ 2015। तो आज के लिए इतना ही था। यही वीडियोस में क्वेश्चंस थे आपके 50 क्वेश्चन जो हम लोग ने सॉल्व किए हैं। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था, तो आप अगर चाहे इस वीडियो को ब्रेक लेके भी देख सकते हैं। उन्होंने भी ये पूरा वीडियो देखा, उनको थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।